नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, जहां आपका बेहद स्वागत है। हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए 27 अप्रैल 2025 की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए इन खबरों के टॉप हेडलाइंस पर डालते हैं पहली नज़र। जन्म से पाकिस्तानी होने के बावजूद भारत में रहना संभव है, प्रशासन का बड़ा ऐलान। कश्मीर में भारतीयों के स्वागत पर विवाद, आयशा खान के समर्थन से मचा बवाल। दिल्ली में आग से 2 की मौत, 400 झोपड़ियां जलकर हुई राख। कस्बा में सीपीएम पार्टी ऑफिस में काट काट कर मारपीट, किसी के हाथ में टाके, किसी के माथे पर पट्टी। पूर्वी कोलकाता में सिर में गोली, पास में पड़ी बंदूक, मौत से पहले कैंसर पीड़ित बुजुर्ग का वीडियो संदेश। नाबालिग को झाड़ी में ले जाकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप। माओवादी पोस्टर में चिल्लाकर कहा गया, मैं केसी नजी की मौत का बदला लेना चाहता हूं। तृणमूल कार्यालय में तलाक की सुनवाई, वहीं पति पर चाकू से हमला कर बैठी पत्नी, मच गया हड़कंप। गुप्त ठिकानों से भारत की ओर तैनात है 130 मिसाइलें, पानी बंद होते ही युद्ध, पाकिस्तान के मंत्री की बड़ी धमकी। आई लीग ट्रॉफी मिलने के बाद चर्चिल को पता चला कि वे चैंपियन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले से फेडरेशन दबाव में। जी हाँ, तो ये है आज की कुछ खास खबरें जिन पर एक एक करके हम विस्तार पूर्वक भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सामने खड़े बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक जरूर से करें। तो चलिए खबरों की रेलगाड़ी की एक एक करके शुरुआत करते हैं। जन्म से पाकिस्तानी है, फिर भी फिलहाल भारत छोड़ना नहीं पड़ रहा है। बिना किसी अवैध तरीके का सहारा लिए आराम से रहने का मौका मिल रहा है। बताया जा रहा है कि यह सुविधा बिहार की 2 महिलाओं को मिली है, लेकिन आखिर किस अधिकार के तहत वे ऐसा कर पा रही हैं? पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने देश में रह रहे पाकिस्तानियों के वीजा को रद्द कर दिया है। कई लोगों को देश छोड़ने का नोटिस भी मिल चुका है। इस समय सूची में सीमा हैदर जैसी चर्चित हस्ती भी शामिल है। इसके अलावा ऐसे कई लोग हैं जो कि दशकों से भारत में रह रहे थे। स्वाभाविक रूप से वे पाकिस्तान लौटने के लिए तैयार नहीं है। अधिकांश लोग भारत में रहने की अनुमति मांग रहे हैं। कुछ ने तो प्रधानमंत्री से भी अपील की है। इसी बीच बिहार की 2 गृहिणियों अपवाद के रूप में सामने आई है। वे जन्म से पाकिस्तानी हैं, लेकिन उन्हें भारत छोड़ने का कोई नोटिस नहीं मिला है। खुद पुलिस अधिकारियों ने कहा इसमें कोई समस्या नहीं है। मामले की गहराई से जांच करने के बाद उन्होंने यह स्पष्ट किया, हालांकि इस तरह की सुविधा किसी अन्य पाकिस्तानी नागरिक को नहीं दी गई है। दरअसल इन दोनों महिलाओं के पास लॉन्ग टर्म वीजा है। यह एक प्रमुख समाचार माध्यम की रिपोर्ट के अनुसार भोजपुर जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस विशेष वीजा के तहत पाकिस्तानियों को भारत में रहने की अनुमति मिलती है। सामान्य वीजा के मुकाबले लॉन्ग टर्म वीजा की वैधता अधिक होती है, 60 दिन से लेकर 5 साल तक। इसी वीजा के आधार पर बिहार की इन दोनों महिलाओं को 2028 और 2032 तक भारत में रहने की अनुमति मिली हुई है। आसमा की कहानी भी लगभग ऐसी ही है। जन्म से पाकिस्तान की नागरिक आसमा की शादी बिहार के भोजपुर जिला के वासिर अहमद से हुई। बीच में वीजा नवीनीकरण के लिए उन्हें कई बार पाकिस्तान जाना पड़ा, लेकिन हर बार वो लंबी अवधि के वीजा के साथ भारत वापस लौटी। अंततः 2022 में भारत सरकार के विशेष अनुमति पत्र के तहत वह पाकिस्तान गई और फिर 2028 तक भारत में रहने की अनुमति लेकर वापस आई। भोजपुर के पुलिस अधिकारी ने भी स्पष्ट किया है कि इन 2 महिलाओं को छोड़कर किसी अन्य पाकिस्तानी को फिलहाल भारत में रहने की अनुमति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में भारतीयों का स्वागत नहीं, इस टिप्पणी का समर्थन कर मुश्किल में फंसी बिग बॉस फेम अभिनेत्री आयशा खान। जैसे ही यह मामला नेटिजन्स की नजर में आया, आयशा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। दरअसल कश्मीर लेखक जसील हैदर ने अपने इंस्टाग्राम पर कश्मीर को लेकर एक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि कश्मीर की हालत स्वर्ग जैसी नहीं है, बल्कि पूरी घाटी में दबा हुआ अशांति का माहौल है।
उनके शब्दों में साधारण नागरिकों की मौत पर दुख जरूर होता है, लेकिन दुख के साथ सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कश्मीर कोई आपका सुंदर विश्राम स्थल या आध्यात्मिक जागरण का केंद्र नहीं है। इंस्टाग्राम स्वर्ग जैसी तस्वीरें खींचने की जगह भी नहीं है। जसील ने कहा कि कश्मीर का हर मोड़ सेना की निगरानी में है। उन्होंने आगे लिखा, जो लोग कश्मीर को अपना घर मानते हैं उनका जीवन कभी शांत नहीं रहता। हर पल निगरानी और दबाव के बीच जीना पड़ता है। कभी भी हिंसा भड़क सकती है और लोग अचानक गायब भी हो सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि भारतीयों का कश्मीर में स्वागत नहीं है। उनके अनुसार हमारी पीड़ा को महज कल्पना का विषय बनाने और हमारे जन्मभूमि को पर्यटन स्थल के रूप में देखने के लिए भारतीयों का यहाँ आना जरूरी नहीं है। आपकी तस्वीरें इस क्रूर सच्चाई को नहीं बदलती। इस पोस्ट को अभिनेत्री आयशा खान ने लाइक किया था। इसके बाद वह सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का शिकार हुई। एक यूजर ने लिखा, ये लोग कभी अपने विश्वास से ऊपर देश को नहीं रख सकते हैं। कुछ समय बाद ही आयशा ने उस पोस्ट पर अपना लाइक हटा दिया। दिल्ली के रोहिणी में रविवार को लगी भीषण आग में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग के कारण पूरा इलाका काले धुएं से भर गया है। आग लगने की घटना पूरे इलाके में फैल गई है। वहीं सीपीएम के पार्टी ऑफिस में खून खराबा हो गया। लड़ाई झगड़े से लेकर काटने तक की नौबत आ गई। जी हां, घटनास्थल था कस्बा के 91 नंबर वार्ड का सीपीएम एरिया कमेटी ऑफिस। शनिवार रात को कमेटी की बैठक चल रही थी। वहीं बहस से मामला हाथापाई तक पहुंच गया। किसी के हाथ में टाके लगाने पड़े तो किसी के माथे पर पट्टी बांधनी पड़ी। बैठक बीच में ही भंग हो गई। बताया जा रहा है कि कस्बा के सीपीएम एरिया कमेटी की बैठक में पहले भी हंगामे की घटनाएं हो चुकी है। कुछ महीने पहले एक बैठक में विवाद के दौरान एक सीपीएम नेता को दिल का दौरा पड़ा था। करीब 20 दिन अस्पताल में इलाज के बाद वह सामान्य जीवन में वापस लौटे। सूत्रों के अनुसार शनिवार रात के झगड़े में उसी नेता के हाथ पर काटा गया। पार्टी के उच्च स्तर के कई नेता इस घटना को सुनकर नाराज और शर्मिंदा है। हालांकि कुछ पुराने नेता इससे जरा भी हैरान नहीं है। सीपीएम के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। सदी की शुरुआत में हमारे हुगली जिला सम्मेलन में भी ऐसा हंगामा हुआ था। जंगीपाड़ा के उस सम्मेलन में वरिष्ठ नेता निर्मल मुखर्जी को सम्मेलन मंच पर ही दिल का दौरा पड़ा था। कुछ दिन बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी और फिर मजाक करते हुए कहा, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। जब सरकार में थे तब भी गुटबाजी करते थे और अब पार्टी खत्म होने की कगार पर है, फिर भी वही कर रहे हैं, यानी हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। वहीं कस्बा की बैठक 68 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद और सीपीएम कोलकाता जिला सचिव मंडल के सदस्य दीपू दास भी मौजूद थे। आनंदबाजार.com ने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। इसी के साथ सीपीएम सूत्रों के मुताबिक दीपू दास समेत वहां मौजूद जिला नेतृत्व को भी स्थानीय सीपीएम नेताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। वहीं एक बड़ी खबर उठकर सामने आ रही है। कान के पास से सिर फाड़ती हुई निकली गोली। 5 मंजिला इमारत की छत पर 65 वर्षीय बुजुर्ग का खून से लथपथ निष्क्रिय शरीर पड़ा मिला। पास में एक छोटी सी बंदूक भी पड़ी थी। शनिवार को कोलकाता के फूलबागान इलाके में एक बहुमंजिला इमारत से बुजुर्ग का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना पूर्वी कोलकाता के फूलबागान इलाके के सीआईटी रोड की है। शनिवार को उस बहुमंजिला इमारत की छत पर जयंत शाह नामक बुजुर्ग का शव बरामद हुआ। उनके सिर पर गोली लगने का निशान था। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान यह है कि आत्महत्या का मामला है। जयंत के शव के पास से एक लाइसेंस बंदूक भी बरामद की गई है। जांचकर्ताओं का मानना है कि उसे बंदूक से गोली चलाकर उन्होंने अपनी जान ली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जयंत के मोबाइल गैलरी में एक वीडियो बरामद हुआ है। आशंका है कि आत्महत्या से पहले जयंत ने खुद वह वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो में जयंत अपने 2 बेटों के लिए एक संदेश छोड़ते हैं जिसमें वह कहते हैं कि वे आत्महत्या कर रहे हैं और उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। जयंत ने आत्महत्या क्यों की? प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि जयंत कैंसर से पीड़ित थे और उनका कीमोथेरेपी चल रहा था। बीते महीने ही उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था। पत्नी के मौत के बाद वह गहरे अवसाद में चले गए थे। कैंसर और पत्नी की मौत दोनों कारणों से मानसिक रूप से बेहद टूट चुके थे। संभावना है कि इसी अवसाद से ग्रसित होकर उन्होंने आत्महत्या की। हालांकि पुलिस अन्य कोणों से भी मामले की जांच कर रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं एक बड़ी दुखद खबर उठकर सामने आ रही है, जहां स्थानीय लोगों पर झाड़ियों में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है।
स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को गैराज में बांध दिया है और लकड़ी के डंडों से पहले तो उसकी पिटाई की। परिवार के मुताबिक रविवार सुबह 10:30 बजे आरोपी युवक कथित तौर पर नापाक मकसद से नाबालिग को झाड़ी में लेकर गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। सूचना मिलने पर चचूरा थाने की पुलिस पहुंची और आरोपी को छुड़ाया। नाबालिग को इलाज के लिए चचूरा इमामबाड़ा जिला अस्पताल में ले जाया गया है। जी हाँ, और इसी के साथ आप सभी को बताते चले, टिटून मल्लिक बांकुरा दशकों पुरानी भयावत पर एक बार फिर से भड़क उठी है। इस बार बंगाल के बांकुरा जिले में माओवादी खौफ फैल गया है। रविवार सुबह बांकुरा के तालडांगरा में कई जगहों पर माओवादी पोस्टर देखे गए, जहां लिखा है, मैं कैसी नजी सुनील महतो जैसे माओवादी नेताओं की मौत का बदला लेना चाहता हूं। जैसे ही ये पोस्टर सामने आया तो हंगामा मचना स्वाभाविक है। एक समय बांकुरा, पुरुलिया जैसे जिलों के विशाल जंगलों में माओवादी का काफी प्रभाव था। 2011 में तृणमूल सरकार के सत्ता में आने के बाद माओवादियों के अक्का किसेनेजी को सत्ता से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद लगातार ऑपरेशन चलाकर माओवादियों को राज्य से खदेड़ दिया गया। पिछले एक दशक में राज्य में कई अन्य माओवादी हमला नहीं हुआ था। हालांकि कभी कभी जंगल महल के विभिन्न स्थानों पर माओवादियों के पोस्टर देखे जाते थे। रविवार को बांकुड़ा के तालडांगरा में भी ऐसा सफेद कागज पर लाल स्याही से लिखे हुए पोस्टर मिले हैं। मैं कैसी नजी सुनील महतो जैसे माओवादी नेताओं के मौत का बदला लेना चाहता हूँ। जल, जमीन, जंगल, आदिवासी, इन्हें बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में सिविक वॉलंटियर्स और पंचायत प्रधानों को भी धमकी दी गई है। इसमें लिखा है, सिविक चीफ अब आपकी बारी। पोस्टर के नीचे लिखा है, सीपीआई माओवादी वोट नहीं चोट चाहिए। सात सुबह जब यह माओवादी पोस्टर स्थानीय निवासियों के ध्यान में आया तो स्वाभाविक रूप से इलाके में काफी उत्तेजना फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस इलाके में फैल गई और माओवादी पोस्टर को उठाकर थाने ले आई। यह पोस्टर किसने लिखा है या किसने दिया है, इस बारे में भी कोई भी खबर सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि ऐसा करने वालों का पता जल्द ही लगा लिया जाएगा। वहीं एक बड़ी खबर उठकर सामने आ रही है, पति पर जानलेवा हमला, पत्नी ने कर दिया सुलह बैठक के दौरान। जी हां, इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में भी हंगामा मच गया है। रविवार को यह घटना पूर्व वर्धमान जिले के देवनादिघी थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस मौके पर पहुंची। सवाल उठने लगे हैं कि तृणमूल कार्यालय में इस तरह का सुलह समाधान क्यों चल रहा था। हालांकि शासक दल की तरफ से इस आरोप में इनकार कर दिया गया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक देवनादिघी के एक दंपति के पारिवारिक विवाद को निपटाने के लिए तृणमूल के कुछ नेताओं ने सुलह बैठक बुलाई थी। यह बैठक देवनादिघी थाना क्षेत्र के तालिद गांव के दीघीपाड़ा स्थित तृणमूल कार्यालय में आयोजित की गई थी। तलाक से संबंधित इस बैठक के दौरान अचानक पत्नी उत्तेजित हो उठी और छिपा कर रखे चाकू से पति पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना की अचानकता से मौजूद लोग कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। बाद में किसी तरह युवक को पत्नी के चंगुल से बचाया गया। इलाके के कई लोगों ने इसे खून से लथपथ हालत में बरामद कर तुरंत बर्दवान मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया, जहां युवक का इलाज चला। इसी के साथ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान ने भारत की ओर 130 मिसाइलें तैनात कर रखी है। यह दावा किया गया है पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी से। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारत को सीधे तौर पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो युद्ध होगा और इसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। मंत्री के मुताबिक पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में गुप्त ठिकानों पर मिसाइलें रखी गई है। सिर्फ भारत के लिए 130 मिसाइलें तैनात की गई है, जिनके ठिकानों के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। भारत के जिक्र पर हनीफ अब्बासी ने कहा, हमारे ठिकानों पर कई मिसाइलें स्टोर कर रखी गई है। हमने इन्हें खास तौर पर हिंदुस्तान के लिए तैयार रखा है। जो 130 मिसाइलें हमारे पास है वो केवल शोपीस के लिए नहीं है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि पाकिस्तान के किस किस हिस्से में क्या मिसाइलें छिपा कर रखी गई है। वहीं आई लीग को लेकर ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले ही इंटरकाशी की अपील खारिज कर चर्चिल ब्रदर्स को आई लीग चैंपियन घोषित कर दिया गया था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF की अपील समिति ने फैसले के खिलाफ इंटरकाशी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल न्यायालय CAS का रुख किया। रविवार दोपहर CAS ने फेडरेशन का निर्देश दिया कि चर्चिल को अभी विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। इसी बीच रविवार दोपहर में ही फेडरेशन ने चर्चिल को आधिकारिक रूप से आई लीग ट्रॉफी सौंप दी। 18 अप्रैल को चर्चिल को चैंपियन घोषित किया गया था। उसके बाद काशी ने CAS में अपील की।
वहीं सीएस के अपील्स आर्बिट्रेशंस डिवीजन के उपाध्यक्ष एलिजाबेथ स्टेनर ने फेडरेशन को निर्देश दिया कि इस मामले के निपटारे तक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित न किया जाए, लेकिन फेडरेशन ने रविवार को ही गोवा में चर्चिल को ट्रॉफी और मेडल सौंप दिया। फेडरेशन का दावा है कि दफ्तर में छुट्टी होने के कारण सीएस का आदेश उनके पास समय पर नहीं पहुंचा था। फेडरेशन ने कहा कि वे सभी नियमों का पालन करेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या फेडरेशन को इस गलती की सजा झेलनी पड़ेगी। सीएस ने फेडरेशन, चर्चिल और नामधारी एफसी और 29 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है। इधर रविवार को इंटरकाशी सुपर कप से भी बाहर हो गया, जब वह मुंबई सिटी से 0-1 से हार गया। गौरतलब है कि आई लीग समाप्त होने के बाद चर्चिल 40 अंकों के साथ और इंटरकाशी 39 अंकों के साथ समाप्त हुआ था। समस्या इंटरकाशी के एक मैच को लेकर है। 13 जनवरी को काशी का मुकाबला नामधारी एफसी से था, जिसमें काशी 0-2 से हार गया था। मैच के बाद काशी ने एआईएफएफ में शिकायत दर्ज कराई थी कि नामधारी ने अवैध तरीके से क्लेटसन कार्वालोहो डा सिल्वा को खिलाया, जो 4 पीले कार्ड मिलने के कारण निलंबित थे। फिर भी उन्होंने उस मैच में खेला। जी हाँ, तो ये थी आज की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। इस पर क्या है आपकी राय, एक एक करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया को और साथ ही प्रेस कर दें सामने खड़े बेल आइकन की बटन पर।